टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली से वाराणसी जा रहा था विमान, जांच में फर्जी निकली सूचना। प्रधानमंत्री मोदी का आज झारखंड बंगाल का दौरा। दुमका में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीता सोरेन के लिए प्रधानमंत्री मोदी मांगेंगे वोट। अखिलेश और राहुल का आज वाराणसी का दौरा। परिवर्तन संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी बिहार में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। गोरखपुर, मिर्जापुर, पटना साहिब में करेंगे जनसभा। आखिरी चरण के लिए सीएम ने झोंकी पूरी ताकत। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे श्रद्धालु। भीषण गर्मी से झुलस रहा उत्तर भारत। हीट स्ट्रोक से देश भर में 60 लोगों की मौत। दिल्ली, राजस्थान और यूपी में आसमान से बरस रही आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी से बीच सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। बड़ी खबर, अंतरिम जमानत अर्जी बढ़ाने की अर्जी दी गई थी। देखिए, अंतरिम जमानत अर्जी को बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली से खबर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत अर्जी बढ़ाने की अर्जी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल को तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और अब बात करेंगे हिमालय पर बरसती आग की। जी हां, आमतौर पर इंसान मई जून के महीने में मैदानी इलाकों में पड़ने वाली गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन जब पहाड़ ही तपने लगे तो आखिर कहां जाएं? जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हिमालय भी गर्मी से तपने लगा है। पहाड़ों पर तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है और लोग गर्मी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सूरज का असर जिससे कोई अछूता नहीं रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। नौतपा से देश का आधा हिस्सा तप रहा है। राजस्थान के फलौदी में शनिवार को पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश के अन्य स्थानों और दूसरे राज्यों के अधिकतर क्षेत्रों में पारा 45 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसको देखते हुए राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी अगले 5 दिन आसमानी आग से कोई राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में भीषण जल संकट के कारण कई शहरों में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति शुरू की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में लू चल रही है। इन राज्यों में रात के समय भी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी पारा 40 के ऊपर बना हुआ है। हिमालयी इलाकों में भी लू चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को प्रचंड गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच के ऊना, नेरी सहित 7 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। ऊना में अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला मौसम विभाग ने 29 मई के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 29 मई से 2 जून तक बारिश हो सकती है। गर्मी का असर पहाड़ी राज्यों में महसूस हो रहा है।
यहाँ पहले गर्मी का सितम देखने को नहीं मिलता था। महाराष्ट्र के अकोला में जिला प्रशासन ने 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी है और किसी भी तरह की जनसभा करने पर रोक लगा दी गई है। अकोला में शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री और उससे ऊपर रहा। वहीं भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल का समय आधा कर दिया गया है। गर्मी से पहाड़ों पर भी पसीने छूट रहे हैं। कश्मीर के कांजीकुंड में रविवार को 43, कोकरनाग में 22 और जम्मू संभाग के भद्रवाह में 23 साल बाद मई में दूसरा सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के सभी पहाड़ों पर भी दिन का पारा सामान्य से 4 से 9 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में 29 मई तक प्रचंड गर्मी जारी रहेगी। इस दौरान यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और देश के अंदर राजस्थान ने उच्च तापमान के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसके तहत 10 सबसे गर्म शहरों में से 7 राजस्थान के हैं, जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। तो वहीं भीषण गर्मी के कारण सिर्फ 2 दिनों में 20 लोगों की मौत हो गई है। इस कारण राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है और एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। गर्मी से राजस्थान में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है। अस्पतालों ने गर्मी की वजह से बीमारों के इलाज के लिए अलग से तैयारियां की हैं। राजधानी जयपुर के सवाई माधोसिंह अस्पताल ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है। अस्पताल में अलग से ICU शुरू किया गया है। इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जयपुर में 24 घंटे में कम से कम 10 मरीजों को गर्मी से जुड़ी परेशानियों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। माइल्ड से लेकर के सीवियर हीट रिलेटेड इलनेस के केस कुछ हमको देखने को पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। इनके लिए अस्पताल प्रशासन ने SMS में सुचारू इलाज के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि एक डेडिकेटेड वार्ड इन लोगों के लिए स्थापित किया गया है एवं गंभीर रोगियों के लिए एक डेडिकेटेड ICU का भी इंतजाम किया गया है, जहाँ की हीट रिलेटेड इलनेस के सीवियर पेशेंट को हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है और करना जारी है। फैन, डक्ट, कूलिंग की फुल व्यवस्था है और बेड भी जो थे आज उनको बढ़ा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। इसमें स्टाफ की भी पर्याप्त व्यवस्था है। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जाएंगे उनके लिए और भी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। अभी वर्तमान में 31 बेड का है ये। बीकानेर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। यहाँ भी अस्पतालों में गर्मी की बीमारियों के इलाज की खास व्यवस्था की गई है। डिवीजन के सबसे बड़े PBM अस्पताल में हीट वेव वार्ड शुरू किया गया है। आज सुबह भी मैंने जो है वो D वार्ड जो कि हमने हीट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए हमने आरक्षित रख रखा है, उसकी विजिट की थी। तो उसमें सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मेरे द्वारा पाई गई। कुल हमारे यहाँ वहाँ पर 20 बेड हैं। अभी मरीज़ जो हैं वो 2 हैं और वहाँ पर हमारा जो ये हमने आइस पैक रखे हैं सफिशिएंट नंबर में। दूसरा हम लोगों ने ब्लड बैंक में बोल रखा है आवश्यकता पड़ने पर आइस पैक और भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठंडा पानी वहाँ पर फ्रिज में रखे हुए 2 फ्रिज रखे हुए हैं, इसी काम के लिए रखे हुए हैं। लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं। जैसा आपको पता है तापमान काफ़ी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। हमारा जहां भी मतलब हॉस्पिटल में जो अपने हीट वेव की यूनिट्स होनी चाहिए, लोगों के लिए पब्लिक प्लेसेस पे पानी का अरेंजमेंट, इवन जैसे पीछे IIT का एग्जाम था तो वहाँ भी स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट कराई गई हैं। क्रॉसिंग के पास शेड वगैरह की व्यवस्था की गई है। पशु पक्षियों के लिए भी परिंदा और जैसे खैलियों में पानी भरवाना, और वन्य जीव जो अपने रेस्क्यू सेंटर में है उनके लिए कूलर, इवन कैदियों के लिए भी वाटर कूलर की जेल में व्यवस्था करवाई गई है। राजस्थान में मई में करीब 12 दिनों तक लू चली। तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव के लिए बारिश की कमी, सूखी और गर्म हवा का चलना,
और दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को जिम्मेदार ठहराया है। आज एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फलोदी में 49.4 डिग्री जबकि बाड़मेर में 49.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, कोटा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ये बिजली ग्रिडों और राज्यों की आपदा तैयारियों के लिए भी भारी चुनौती है। शनिवार को राजस्थान के फलोदी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 1 जून 2019 के बाद देश के किसी भी हिस्से में सबसे ज्यादा तापमान था। और देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। चारों तरफ गर्मी की प्रचंड मार पड़ रही है। तेज गर्मी के चलते कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। तेज गर्मी की वजह से लोग सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान भी जारी कर दिया है। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। जम्मू में लोग पिछले हफ्ते से तेज गर्मी का सामना कर रहे हैं। यहाँ इस मौसम में पहली बार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। अमूमन यहाँ का तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों से अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। दिन में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जम्मू में जो टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ता है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक टेम्परेचर अमूमन ऑन एन एवरेज हर साल का ट्रेंड है कि ये बढ़ता है। तो इस बार भी अभी तक जो हमारे पास आज की डेट तक मैक्सिमम गया है इस सीज़न का वो 42.2 डिग्री गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार ही गर्मी हो रही है, ये हर साल गर्मी बढ़ती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गर्मी का असर रोजमर्रे की जिंदगी पर पड़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को पीक आवर्स में घर में रहने की सलाह दी है। गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास है और आने वाले समय में शायद 45 डिग्री तक हो जाएगा। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि 11 बजे से 4 बजे तक आप छाया में ही रहें, खूब पानी पिएं, टेम्परेचर मेंटेन रखें। दौड़ भाग वाला काम अगर आप एथलीट हैं तो रनिंग 4 बजे के बाद में करें दोपहर को, या फिर सुबह 11 बजे से पहले करें। यहाँ के कई कारोबारियों ने नुकसान की शिकायत की है। तेज गर्मी की वजह से लोग सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख नहीं कर रहे। इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है और लोग जो है जो बाहर से आते हैं बाजार आने वाले वो भी बाजार में नहीं आ पा रहे। इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि जिनके पंखे बिकने चाहिए उनके पंखे तक नहीं बिक रहे। जब मार्केट में ग्राहक आएगा ही नहीं, पब्लिक बाहर निकलेगी नहीं इतनी गर्मी में, तो कहाँ से दुकानदार बिल्कुल हम खाली बैठे हुए। दुकानदारों का प्रभाव क्या, मुझे कस्टमर कोई दुकानों पे है नहीं। बाहर इतनी बुरी तरह गर्मी है, कोई निकलने को तैयार नहीं है। दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हैं। मतलब यहाँ तक कि शाम तक बोनिए तक नहीं हो पाती है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि मई में देश में काफी गर्मी बढ़ेगी। उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। और उत्तर भारत में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश भी गर्मी से अछूता नहीं है। यूपी के कई शहरों में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को तेज लू चलती रही। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा है। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया तो लोग गर्मी से बचने के लिए खुद को ढके नजर आए। वहीं मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य हिस्सों को 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को लू से लेकर तेज लू चलती रही। इसका असर रोजमर्रे की जिंदगी पर पड़ा। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। लोग गर्मी से बचने के लिए खुद को ढके हुए थे।
घर से जरूरी काम था, गर्म के मारे निकले हुए हैं जरूरी काम से, इसलिए पेड़ के नीचे छांव में सिकंजी पी रहे हैं गर्म की वजह से। ऐसे गर्म है कि जैसे मुंह पे तमाचा पड़ रहा हो। गर्मी बहुत ज़्यादा। देहात से आए रहे हैं, काम से आए हैं और गर्मी इतनी बेहाल है कुछ कहने के नहीं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी तक नहीं मिलता पीने को। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। उनका कहना है कि लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, जिससे उन्हें काम नहीं मिल रहे। गर्मी का तो बोल ही मत, अब समस्या का तो देख रहे हो, सवारी नहीं निकल, रोजी रोटी के घर चलाना भारी पड़ रहा है, भाजी पाला के लिए पैसा है। हाँ, अब महंगाई इतना है कि सीमा के बाहर। आज धूप कितनी है? अरे आग निकल रही है, धूप की बात कर रहे हैं आप। लू की वजह से हाथरस के जिला अस्पताल में डायरिया और पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ गई। मौसम के हिसाब से जो डायरिया और एब्डोमेन पेन के जो केस होते हैं वो बढ़ जाते हैं इन दिनों, तो वही केस बढ़ चुके हैं। और कोई लू का ऐसे से प्रभावित ज़्यादा केस नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते कि डिहाइड्रेशन का कोई केस आया हो, लेकिन उल्टी दर्द के और पेट दर्द के जरूर केस पड़े हैं और करीब 150 से 200 मरीज इस तरह के आ रहे हैं। ओपीडी में कितने मरीज आ रहे होंगे लगभग? ओपीडी में 2500 के आसपास मरीज आ रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य हिस्सों को 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। और अब बात करते हैं रेमल के कहर की। रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। रेमल तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है, तो वहीं 2500 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 27,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में भारी तबाही मचाई। रेमल को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक इस साइक्लोन का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक कमजोर पड़ चुके रेमल साइक्लोन से अब ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। रेमल से समुद्र के किनारे की जगहों पर माल असबाब को भारी नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात का सामना करना पड़ा। कोलकाता में करीब 68 पेड़ उखड़ गए। साल्ट लेक और राजारहाट में भी 75 पेड़ गिर गए। See, at the moment now, after landfall, we are in this restoration phase and conducting, restoration along with the state agencies. At a lot of places, there are reports of trees having fell down, and there is also the communication which is disrupted. NDRF has got 14 teams which are deployed in West Bengal. Besides that, we have one team which is active in Tripura. It's as a preemptive measure because once the cyclone moves forward and there could be heavy rains and that needs to be taken care of. One death has occurred in Calcutta due to a wall collapse. पूर्वी रेलवे के सियालदह साउथ सेक्शन में ट्रेन सेवाएं सुबह 3 बजे तक बंद रही। ट्रेनें सुबह 9 बजे चलनी शुरू हुई। There are some problems at Sialda divisions, especially in the south section, that is Lakshikantapur, Sialda Diamond Harbour and Sialda Canning sections. As you well aware that this Rimal has landed there at Kagdip area, and that effect we have facing since night. In the night our staff and all our officers are engaged in removing the plants and trees which has coming on down on the tracks. And we have to check certain parameters also for the safety of the passengers. So we checked it out and we have taken time from the passengers for 8 hours, up to 8 hours, but we find that it is up to 8 hours it is not possible, so we enhance it to 9 hours. Now normal services resumed at 9 o'clock in Sialda South section. So entire Eastern Railway is normal services is going on. पार्क स्ट्रीट और एक्सप्लेनेड में पटरियों पर पानी भर गया। इससे गिरीश पार्क और महानायक उत्तम कुमार स्टेशनों के बीच कोलकाता मेट्रो रोकनी पड़ी।
Today, definitely Kolkata, South Chobis Pargana, North Chobis Pargana, all those districts, Hooghly, Howrah, will have that wind effect as well as rainfall effect. Of course, you may, intensity wise, it may be lesser than the yesterday's, but whatever intensity is there, that itself is a great intensity. That is, as far as rainfall is concerned, heavy rainfall is very, very, very likely. Even some places, very to very heavy rainfall is also, it is also expected. Even strong wind also. Of course, strong wind may not be like yesterday's, that is your 70 to 80, gusting 90. But today, definitely, your 50 to 60, gusting to 70, it is expected. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चक्रवात रेमल कमजोर होने से पहले कुछ और समय तक उत्तर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। और इसका केंद्र अभी कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूरी में पूर्व की दिशा में है और ढाका से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है, आसाम मेघालय की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में जो एडवर्स वेदर हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अभी विंड स्पीड लगभग 70 टू 80 kmph चल रहा है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो एडजेसेंट है बांग्लादेश को, ये कम होते हुए आज शाम तक 50 टू 70 km/h हो जाएगा और रात तक 40 से 50 km प्रति घंटा विंड स्पीड हो जाएगा और इसका कोई डैमेज इम्पैक्ट नहीं रहेगा। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 27 और 28 मई को पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मेघालय सरकार ने लोगों को आपातकालीन किट तैयार करने, बेवजह यात्रा से बचने और मौसम की रिपोर्ट से अपडेट रहने की सलाह दी है। त्रिपुरा में सभी स्कूल कॉलेज 27 और 28 मई को बंद रहेंगे। और अगली खबर है कानपुर से, जहां श्री तिरुपति ऑटो डीलर महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा कानपुर क्लब में महिंद्रा की XUV 3XO की पहली 11 डिलीवरी चीफ गेस्ट डीआईजी कानपुर योगेंद्र कुमार द्वारा की गई है। कंपनी के GM अंवर निगम ने गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दी है। इस मौके पर महिंद्रा कंपनी के ASM प्रशांत यादव के साथ ही तिरुपति ऑटो के डायरेक्टर मनीष गुप्ता और उमंग गुप्ता भी उपस्थित रहे और ASM प्रशांत यादव और तिरुपति ऑटो के डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने कहा अहम बातें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम श्रावस्ती से बताते हैं। इस बीच श्रावस्ती से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बाघ की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को सांप ने काटा है। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने रेफर किया। बड़ी जानकारी, बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और झाड़ फूंक के बाद परिजनों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया है। तो झाड़ फूंक के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, श्रावस्ती से खबर, बाघ की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को सांप ने काटा। झाड़ फूंक के बाद परिजनों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने भिनगा रेफर किया है। तो गंभीर हालत में डॉक्टरों ने भिनगा के लिए रेफर किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, गंभीर हालत में डॉक्टरों ने रेफर किया है। बड़ी खबर, मल्लेपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, श्रावस्ती से बाघ की रखवाली कर रहे शख्स को सांप ने काटा है। और श्रावस्ती से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 14 जून को सिटी बस कर्मी धरने पर बैठेंगे। तो 14 जून को सिटी बस कर्मी धरने पर बैठेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर
14 जून को सिटी बस कर्मी धरना देंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में 16 मई को टीम की बात सामने आई है। और एमडी कार्यालय का बसकर्मी घेराव भी करेंगे। तो एमडी कार्यालय का बसकर्मी करेंगे घेराव। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रदेश संयोजक नेतृत्व में 16 मई को नोटिस की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, 14 जून को सिटी बसकर्मी धरना देंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से 14 जून को सिटी बसकर्मी धरने पर बैठेंगे और एमडी कार्यालय का बसकर्मी घेराव भी करेंगे। तो एमडी कार्यालय का बसकर्मी करेंगे घेराव। लंबित मांगों को लेकर बसकर्मी करेंगे घेराव। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, 14 जून को सिटी बसकर्मी धरना देने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, नगरीय परिवहन कर्मचारी संघ के बैनर तले पे ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 14 जून को एमडी कार्यालय का घेराव करने की जो बात कही गई है उसको लेकर के 16 मई को एक राजकुमार सिंह की तरफ से जो नोटिस जो है वो भेजा जा चुका है। लेकिन कहीं न कहीं वार्ता जो है वो विफल हुई है। किसी प्रकार के कर्मचारियों और एमडी के बीच में वार्ता नहीं हो पाई, जिसको लेकर के काफी रोष है इन कर्मचारियों के अंदर। और इस रोष की वजह से खासतौर पर ये सभी कर्मचारी जो है वो 14 जून को एक बार फिर से जो है कार्यालय का घेराव करेंगे। माना जाता है कई तरीके की मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए बात हो रहा है, क्योंकि छोटी सी बात को लेकर के इन कंडक्टरों को हटा दिया जाता है, सेवा से इनको जो है पूरी तरीके से हाथ जोड़ लिया जाता है। तो कहीं न कहीं तमाम तरह की जो कमियां हैं उनसे निजात पाने के लिए वार्ता और घेराव कार्य जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार देखिए इनकी ओर से धरना दिए जाने की बात सामने आ रही है। शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अहम जानकारी जहां पर एमडी कार्यालय का बसकर्मी घेराव करेंगे। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूर्वांचल विकास बोर्ड के पदाधिकारी श्री विजय शंकर यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरोइया श्री संजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, चेयरमैन पीपीगंज श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज श्री अश्वनी जायसवाल जी, एमएलसी श्री सलील बिश्नोई जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरख सिंह जी, मृत्युंजय सिंह जी, ब्रजभूषण मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, मकसूदन मिश्रा जी, सदानंद शर्मा जी और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष कैंपियरगंज क्षेत्र के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, वैसे खजनी के नेता हैं, और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण और कैंपियरगंज के हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी हिंदुया बहानी के हमारे पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों के हमारे पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की कर्मभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये पीपीगंज एक जंक्शन है, एक तरफ पुरानी पनियरा और एक तरफ पुरानी मानीराम, यानी एक तरफ के प्रतिनिधि
स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे और एक ओर के प्रतिनिधि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज हुआ करते थे। इन दोनों महापुरुषों ने जिस धरा को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके यहाँ के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए आपके साथ जब मैं आता हूं तो भाषण की इच्छा नहीं होती है, बल्कि एक भाव होता है। और भाव इस बात का कि जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, आज कितना इस क्षेत्र में विकास कराया जा सके कि न केवल आपका बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। और इसीलिए हम लोग यहां पर चुनाव के दौरान भी आते हैं, चुनाव के इतर भी अन्य कार्यक्रम हम लोगों के बराबर यहां लगे रहते हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की सड़कें चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हमें अच्छा लगता है गांव-गांव की सड़कें जो 2017 के पहले खराब पड़ी हुई थी, आज वे सड़कें कोई 2 लेन की, कोई 4 लेन की हो गई। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां पे हर जगह डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, ITI भी हैं और स्टेडियम भी है। अच्छी सुविधा हर जगह उपलब्ध हो रही है। बाढ़ बचाव के लिए उत्तम व्यवस्था हुई है। और भी जो कुछ हो सकता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जब थोड़ा प्रयास होता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इसका लाभ हमारे कैंपियरगंज के लोगों को, इसका लाभ हमारे पिपराइच के लोगों को, इसका लाभ हमारे सहजनवा के लोगों को, इसका लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त होना है। और इससे लोगों को ये लाभ होने जा रहा है, अच्छा लगता है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैं जानता हूं कि आप कमल चुनाव चिन्ह के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है, उसके बाद आप चूंकि 5 बार तो आपने मुझे ही सांसद बनाया, इससे पहले पिछली बार 2019 में श्री रवि किशन को आपने सांसद बनाया और 2024 में मैं केवल औपचारिकता निर्वहन करने के लिए आया हूं। ये तो मैं जानता हूं कि आप रवि किशन को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, लेकिन यह वर्ष विशेष है, हमारे लिए विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि गोरखपुर से जो आंदोलन 1949 में प्रारंभ हुआ था, गोरखपुर से जो आंदोलन 1983 में प्रारंभ हुआ, 1986 में जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मंदिर का ताला खोला था, आज जब उस स्थान पर प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, तो तब होने वाले चुनाव में गोरखपुर में रिकॉर्ड वोट मिलने चाहिए, रिकॉर्ड वोट। और उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आज मैं कैंपियरगंज में आया हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, अभी देखिए यहां के बाद मिर्जापुर में जाऊंगा, मिर्जापुर से फिर बिहार मुझे जाना है, परसों फिर मुझे हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाना है। लेकिन मैं देखता हूं, कहीं भी मैं जाता हूं, मैं जनता जनार्दन से पूछता हूं, जैसे आपकी बड़ी सभा लगी है, ऐसी बड़ी सभा जनता जनार्दन के द्वारा हर जगह पूरे देश के अंदर ऐसे उत्साह देखने को मिलता है। और मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं, आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है?
तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहन और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कभी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना, आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान करने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। याद करिए, अयोध्या में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनाए गए हैं, रेन बसेरा बनाए गए हैं, यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, इसका नाम किसके नाम से है? निषाद राज के नाम पर। निषाद राज के नाम पर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का संबंध अयोध्या से है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रयागराज के पास भी निषाद राज का किला जिस स्थान पर है, भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मिजोरम से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच मिजोरम से खबर, पत्थर खदान ढहने से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हादसे में कई लोग लापता हो गए। अहम खबर आपको हम बता दें, हादसे में कई लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रुका है। तो भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। मेलथम और हिलमिन के बीच के इलाके में यह हादसा होने की बात। और मिजोरम से खबर, पत्थर खदान ढहने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अहम खबर आपको हम बता दें, भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। बड़ी जानकारी, मेलथम और हेलमन के बीच के इलाके में सुबह 6 बजे हादसा होने की बात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रुका है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेलथम और हेलमन के बीच के इलाके में सुबह 6 बजे ये भीषण हादसा, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। हादसे में कई लोग लापता हो गए हैं। तो इस हादसे में कई लोगों के लापता होने की बात सामने आई है।
मेलथम और हेलमंड के बीच के इलाके में हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मिजोरम से ये बड़ी खबर, पत्थर की खदान ढहने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं और इस हादसे ने 10 लोगों की जिंदगी निगल ली। मिजोरम से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, खबर आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थर की खदान ढह गई, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। भीषण हादसा कह सकते हैं। 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पत्थर की खदान ढहने से यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर खदान ढहने से जान चली गई। 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पत्थर खदान ढहने से 10 लोगों की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्थर की खदान ढहने से 10 लोगों की जान चली गई है। मिजोरम से ये बड़ी खबर सामने आई है। सुबह 6 बजे ये भीषण हादसा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पत्थर की खदान ढहने से 10 लोगों की मौत हो गई। और पीलीभीत से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पुलिस का मोबाइल लेकर भागा बंदर। काफी देर तक बंदर पुलिस को चकमा देता रहा। थाने के अंदर से मोबाइल लेकर बंदर भाग गया और बीसलपुर कोतवाली का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अजीबोगरीब ये कारनामा सामने आया है, जहां पर पुलिस के हाथों से मोबाइल फोन लेकर भाग गया है एक बंदर और काफी देर तक पुलिस वालों को चकमा देता रहा ये बंदर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जिसके बाद पुलिस वालों ने इस बंदर से फोन लेने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से थाने के भीतर से मोबाइल लेकर एक बंदर भाग गया। बीसलपुर कोतवाली का ये पूरा मामला है। पीलीभीत से खबर, पुलिस का मोबाइल लेकर एक बंदर भागा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वो जाकर छत पर बैठ जाता है। और अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर ममेरे भाई ने फुफेरे भाई पर हमला कर दिया। फुफेरे भाई का गला रेत कर लहूलुहान किया है। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था और घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। खुर्जा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर, खुर्जा पुलिस ने हत्या के प्रयास में मामला दर्ज कर लिया है और खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अभी एक जगबीर नाम का पेशेंट है, जो कि धारदार हथियारों की चोट के साथ अस्पताल लाया गया है हेड कांस्टेबल मुर्सान अली द्वारा। थोड़ी डीप इंजरी है। अभी फ़िलहाल फर्स्ट एड देने के बाद इसको हायर सेंटर रेफ़र किया जा रहा है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। श्रावस्ती से खबर, जहां अफीम की तस्करी कर रहे 2 नेपाली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तस्करों के कब्जे से 10 किलो और 250 ग्राम अफीम बरामद की गई है। नेपाल से खरीदी गई अफीम बरामद हो गई है। पकड़े गए दोनों तस्कर नेपाल के जाजरकोट के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश में बेचने की फिराक में थे तस्कर। तस्करों को एसएसपी ने किया सिरसिया पुलिस के सुपुर्द। भारत नेपाल सीमा के मादरगढ़ गांव के पास गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो यह हम खबर आपको हम बता दें। हिमाचल प्रदेश में बेचने की फिराक में थे तस्कर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तस्करों को एसएसपी ने किया सिरसिया पुलिस के सुपुर्द। भारत नेपाल सीमा के मदरगढ़ गांव के पास से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, श्रावस्ती से अफीम की तस्करी कर रहे 2 नेपालियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। तस्करों के कब्जे से 10 किलो से ज्यादा अफीम बरामद कर ली गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और नेपाल से खरीदी गई अफीम बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों तस्कर नेपाल के जाजरकोट के निवासी। तो पकड़े गए दोनों तस्कर नेपाल के जाजरकोट के निवासी। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दोनों तस्कर नेपाल के जाजरकोट के निवासी बताए गए हैं। इनके पास से 10 किलो से ज्यादा अफीम बरामद कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश में इस अफीम को बेचने की फिराक में थे ये तस्कर। तस्करों को एसएसपी ने सिरसिया पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया है। और श्रावस्ती से अगली खबर का रुख करते हैं, जहां तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर पलट गई है। भिनगा से बहराइच की तरफ जा रही थी वैन में सवार 2 लोगों को आई हल्की चोटें, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। भिनगा कोतवाली के सिसवा पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। एक गंभीर रूप से घायल हो गया है और वैन में सवार 2 लोगों को हल्की चोट आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। चोट कैसे लगी आपको? चोट कैसे लगी पता नहीं सर, हम बगल में बैठे थे और ड्राइवर चला रहा है एम्बुलेंस और लगा आगे गाड़ी जो है उसके हाथ से कट गई। जो गाड़ी पलटी है उसमें आप बैठे हुए थे? हाँ, गाड़ी पलटी हुई बैठे हुए थे भैया, सामने तो निकले। ये घटना कैसे हुई? हाँ, कैसे घटना हुआ? ड्राइवर के हाथ से गाड़ी कैसे छूटी, कैसे जब आप तो बगल में हम बैठे हैं। ड्राइवर सर वो है, सो गया था ड्राइवर क्या? और अगली खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में खुलेंगे फार्मेसी के 113 कॉलेज। नए सत्र में AKTU को मिले 191 आवेदन। 9 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आवेदन स्वीकृत किए गए। कॉलेज ने अतिरिक्त ब्रांच के लिए आवेदन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कॉलेज प्रशासन ने संबंधित पत्र DM को भेजा है। कॉलेज PCI AICTE से भी लेगा अनुमति। हरी झंडी मिलने के बाद विश्वविद्यालय कराएगा भौतिक जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बलिया सदर कोतवाली अंतर्गत सतीश चंद्र महाविद्यालय में निजी चैनल के लाइव कार्यक्रम के दौरान सपा भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। दरअसल निजी चैनल के डिबेट शो में कई पार्टियों के समर्थक जुटे हुए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट में भाजपा का एक कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे समर्थकों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि वहां मौजूद स्थानीय पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया है। जिला गुरदासपुर के SSP दयामा हरीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है और कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान BOP चंदूवडाला पर BSF के जवानों को एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी और 3 राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद गुरदासपुर पुलिस और BSF की अलग अलग टीमें बनाकर सीमा से सटे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कलानौर थाने के गाँव अगवान और एक अन्य के खेतों में करीब 11 किलो वजन के हेरोइन के 15 पैकेट बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान में एक ड्रोन बरामद किया गया, जिस पर कलानौर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का